बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो जुल्म है ना, हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, और इसको तो शायरों ने भी ऐसे ही बयान किया है। तो जुल्म हद से बढ़ रहा था, यानी अरशद भाई का कत्ल, सहाफ़ियों को पाकिस्तान से जाना पड़ा, FIRs हो रही हैं लगातार। अब FIRs में आज गिन रहा था, साबिर शाकिर भाई को 9 मुकदमात का सामना है। जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनके ऊपर 16 मुकदमात थे, 21 मुकदमात मेरे ऊपर हैं, समी इब्राहिम साहब के ऊपर। ये कुछ 50-60 मुकदमात हैं। इन 50-60 मुकदमात के सिर्फ मुद्दइयों को बुलाकर सुन लिया जाए ना, और ये अब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस मामले को। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे करवाए जाएं, हम इस मुल्क में जिंदा भी रहें और चुप भी कर जाएं कोई डील करके। ये नहीं होगा। हमने सिर्फ अपने बोलने का हक इस्तेमाल किया है, और हम पता करेंगे कि ये मुद्दई कौन थे, इनको कौन लाया था, किसने इनको मजबूर किया था, और इनके पीछे कौन सी ताकत कार फरमा थी। वैसे तो ये बात सबको पता है कि वो कौन था जो इस सारे गंद के पीछे है, जिसने ये सब पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, जिसने हम सबको मुकदमात के अंदर जकड़ा है। सब जानते हैं वो कौन था, लेकिन हम चाहेंगे कि कानून की नजर में वो सामने आए और पता चले कि हमारे साथ ये जुल्म किस तरीके से किया गया है। ये हुकूमत रहे, अगली हुकूमत आ जाए, ये हुकूमत चलती रहे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, कुछ हो जाए, मेरे ख्याल में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने भी एक लेटर लिख दिया है, और सदर पाकिस्तान भी चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो मुकदमा है उसके ऊपर आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। उसके अलावा शहीद अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा मोहतरमा है, माजी ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखा है, और जो खत लिखा उसको मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर क्या कहा कि केस को मुतनाज़े और सियासी मुनाफकत से बचाया जाए और अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ की वालदा ने अपने खत में लिखा कि कीनिया की पुलिस 3 से 4 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है, जबकि तहकीकाती टीम की रवानगी से कबल वफाकी वज़रा ने मन घड़त कहानियां भी बनाई हैं, जो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि अरशद शरीफ दुबई पहुंचे तो तसल्ली थी कि अब खतरे से बाहर है, ताहम हुकूमत ने UAE हुकूमत पर दबाव डाला, जिस पर अरशद शरीफ दुबई छोड़ने पर मजबूर हुए। वालदा ने खत में लिखा कि कीनिया में 2 माह बाद मेरे बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मेरे बेटे ने 12 मई को बजरिया खत आपको खतरात से आगाह किया था, जिसमें आपको गद्दारी के बेबुनियाद मुकदमात से आगाह किया था। गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं। जिंदगी के खतरात की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर पनाह लेनी पड़ी। यानी वो मुकदमात वजह बने हैं जो मुकदमात रियासत पाकिस्तान ने अरशद शरीफ भाई के ऊपर कटवाए थे। उन मुकदमात की वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। वो बेबुनियाद मुकदमात थे। जिंदगी के खतरात की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर पनाह लेनी पड़ी। अरशद शरीफ के बेदर्दी से कत्ल पर हुकूमत के रवैये का नोटिस लिया जाए। अहले खाना में उसकी बेवा और यतीम बच्चों को इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। खत में अरशद शरीफ की वालदा ने मजीद कहा कि अपना केस अल्लाह की अदालत में रख कर इंसाफ की तलबगार हूं। तवक्को है मेरा खत शहीद बेटे के खत की तरह सर्द खाने की नजर नहीं होगा। यानी जैसे मेरे बेटे के खत के ऊपर कोई तवज्जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपकी तरफ से नहीं हुई, इसी तरह उम्मीद करती हूं कि मेरा खत भी उसी तरह सर्द खाने की नजर नहीं होगा। उम्मीद करती हूं कि शोहदा के अहले खाना और सहाफ़ी बरादरी का गमो गुस्सा फरामी इंसाफ से ही कम होगा। अब सहाफ़ी बरादरी में गमो गुस्सा तो है कि अरशद भाई को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया, और रियासत पाकिस्तान ने किया। वो रियासत से खौफजदा थे। गैर रियासती अनासर से जो खौफजदा होता है वो रियासत के पास जाता है, लेकिन जो रियासत से खौफजदा होता है वो रियासत को उसको या तो छोड़ना पड़ता है या उसको मुकाबला करना पड़ता है। तो अरशद शरीफ साहब ने बहुत मुकाबला किया, उन्होंने लेटर्स भी लिखे, उन्होंने सबको आगाह भी किया, लेकिन जब खतरात बहुत बढ़ गए और उनसे उनका हथियार भी छीन लिया गया, यानी उनका मुंह बंद कर दिया गया, एयरवे को बंद कर दिया गया, तो फिर उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उस रात 3 सहाफ़ी इस्लामाबाद को छोड़कर गए थे। उनमें से एक अरशद शरीफ है जो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और सबसे ज़्यादा खतरे में यही थे। मैं भी अपना लेटर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखने वाला हूँ। कल इंशाल्लाह या परसों हम भिजवाएंगे।
और साथ ही साथ साबिर शाकिर साहब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, समी इब्राहिम साहब भी इस पे काम कर रहे हैं, मोहित पीरजादा साहब भी इस पे काम कर रहे हैं। हम तमाम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने अपने तौर पे और सदर पाकिस्तान को खतूत लिख रहे हैं। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हुए उनमें से कितने मंजर आम पर आए और कितने अभी तक खुफिया रखे हुए हैं, और उन मुकदमात के जो मुद्दई हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, उनको कौन लेकर आया और किसने उनको इस काम के ऊपर लगाया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अरशद शरीफ साहब का मामला है उसमें जब मुझे कमीशन बुलाएगा तो मैं जाऊंगा और जाकर वहां पे बयान दूंगा। तो अब एक तो ये तो मुस्तरद हो गया, जो बनाई है तहकीकाती कमेटी, इस हुकूमत ने जो कमीशन बनाया वो तो हो गया मुस्तरद। तो अब नया कमीशन बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया गया है, बाकी लोग भी खत लिख देंगे। जहां तक मामला है आजम सवाती का, वो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनकी जमानत कैंसिल की जाए और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए आजम सवाती साहब को, लेकिन जो जुल्म उनके साथ हो गया है उसके बाद ऐसा अब मुमकिन दिखाई नहीं देता। आजम सवाती साहब गले की वो हड्डी बन गए हैं कि वो नाम ले लेकर बताते हैं कि फलां फलां ऑफिसर FIA के थे, फलां फलां ऑफिसर फलां महकमे के थे, बल्कि वो ISI के ऑफिसर्स के अब नाम लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी तजलील की गई, मेरे ऊपर लोग हंस रहे थे जब मेरे कपड़े उतार रहे थे, और मुझे लगातार गाड़ी में भी सर पे काला कपड़ा डाल के मारते चले गए। तो जब इस तरह की बातें आदम सवाती साहब कह रहे हैं, एक 74 साला बुजुर्ग जो पाकिस्तान के ऐवान वाला का मेंबर है, जो सबसे काबिल एहतराम जो आपके ऐवान है उनके अंदर से वो ऐवान बाला यानी सेनेट के रुकन है, तो उनके साथ जब ये सलूक हुआ है तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं आलमी इदारों तक जाऊंगा, पाकिस्तान में भी इंसाफ मांगूंगा, हर फोरम के ऊपर इंसाफ मांगूंगा। तो आदम सवाती साहब भी एक बहुत मुश्किल चीज़ बनते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून गुजरावाला और सियालकोट में जो मनाजिर देख रही है उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और वो परेशानी किसी सूरत भी कम नहीं हो रही। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि बैनर लगवाना शुरू कर दिए इमरान खान के खिलाफ, और जियो पे इसकी खबर चलवाई, और ये बैनर लगवाए कि चोर, घड़ी चोर या इस तरह की चीज़ें, तोशाखाना चोर और इमरान खान नामंजूर, इस तरह के बैनर जो हैं वो लगवाए गए गुजरावाला में, और लिखा गया कि अहलियाने गुजरावाला। लेकिन अल्लाह ताला पोल खोल देते हैं। खुरम दस्तगीर जियो के प्रोग्राम में आए और फरमाइशी तौर पे इस सवाल के जवाब दे रहे थे, और देते देते उन्होंने कहा जी देखे ना, हमने बैनर लगाया और पुलिस ने उतार दिया। यानी उनके अपने मुंह से सच निकल गया कि ये बैनर्स गुजरावाला के शहरियों ने नहीं लगाया, गुजरावाला के शहरियों ने इमरान खान को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि ये बैनर्स PMLN के जो पार्टी के ओहदेदारान हैं उन्होंने साजिश के तहत उस शहर के अंदर लगवाए, जिनको इमरान खान के पहुंचने से पहले कारकुनों ने उतार के फाड़ के फेंक दिया। अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं देखिए जी हम लगा रहे थे और वो उतार रहे थे, कितनी ज्यादती उनके मुंह से निकल गया, और फिर वो पकड़े गए, उनका झूठ पकड़ा गया, उनका झूठ बेनकाब हो गया। अब आ जाए इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब और हुकूमत के मुज़ाकरात। देखिए अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं ना तो वो ऐवान सदर में होने हैं। मैं आपको खबर दे देता हूं कि सदर पाकिस्तान के साथ बात होगी, जिसकी भी बात होगी, और सदर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और ये हकीकत है। एस्टेब्लिशमेंट से बाहर तो चीज़ें जा नहीं रही। सियासतदान इस वक्त जिद में आए हुए हैं कि इलेक्शन हमने करवाने ही नहीं, और वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन में उनकी हार है, तो एक इलेक्शन हारने की कीमत ये अदा करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने सियासतदानों ने चीज़ें तय करनी है, मेच्योरिटी साबित करनी है, तो उसकी कीमत एक इलेक्शन हारना पड़ेगा 13 जमातों को मिलकर, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन तो हारने वाले नहीं है, तो इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही 13 जमातें, और इलेक्शन जब नहीं करवाना तो बातचीत से भागना है। तो फिर बातचीत किसने करनी है? बातचीत फिर वापस उन्हीं के पास जाएगी जिनसे हमेशा PMLN भी कहती है कि इनको बातचीत नहीं करनी चाहिए, PTI भी कहती है इनको बातचीत नहीं करनी चाहिए, और वैसे ऑफ द रिकॉर्ड वो भी कहते हैं आजकल कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि बातचीत करने का शौक बहुत है उन्हें। 4 मरतबा इस मुल्क में पाकिस्तान की इदारे जो हैं वो मार्शल लॉ लगा चुके हैं, और इस मरतबा भी जब बातचीत होगी तो उन्हीं की गारंटी से या उन्हीं की मौजूदगी में होगी। पाकिस्तान इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि पॉलिटिकल क़यादतें मैच्योर नहीं हो जाती। यानी एक ऐसा डेडलॉक हो जाएगा मौजूदा हुकूमत में और इमरान खान में जो कभी भी दूर नहीं होगा, जब तक एस्टेब्लिशमेंट बीच में नहीं आएगी। और जो सदर पाकिस्तान है उनके जो भी मुज़ाकरात होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, जहां पे एस्टेब्लिशमेंट दोनों फरीकैन से बात करेगी और करने के बाद दोनों फरीकैन को एक दरमियानी रास्ता देगी।
उसमें सदर पाकिस्तान इमरान खान से बात करेंगे कि फलां तारीख को इलेक्शन आपको मिल सकता है, इस पे बात कर लें। और अगर ये चीज़ तय हो गई, मिसाल के तौर पे मार्च में या अप्रैल में कहीं इलेक्शन इमरान खान साहब को मिल जाता है नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, तो उस पर फिर कौमी असम्बली में जाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर तहरीक इंसाफ अपनी इस तहरीक के नतीजे में इलेक्शन की डेट ले लेती है, तो फिर कौमी असम्बली में जाने में मुज़ायका इसलिए नहीं है क्योंकि इसी तहरीक इंसाफ ने फिर कुछ चीज़ें तय करनी है। यानी इसी तहरीक इंसाफ ने तय करना है कि निगरान हुकूमतें कैसे बनेगी, मिलकर मौजूदा हुकूमत के साथ निगरान हुकूमतें तय करनी है, इलेक्शन कमीशन का मामला तय करना है, दीगर इलेक्शन किस तरीके से होने हैं वो सारी चीज़ें तय करनी है, किन मराहिल से गुजर कर होने हैं। ये सारी चीज़ें तय करने के लिए कौमी असम्बली के अंदर जो कमेटीज़ बैठती हैं वो बैठ के फैसले करेंगी। तो इमरान खान साहब को ये अपनी कमेटीज़ के अंदर कम से कम शमूलियत या कौमी असम्बली के अंदर वापस अपने लोगों को इन करना पड़ेगा कम से कम 1 या 2 मरतबा के लिए, ताकि इलेक्शन अपनी डेट के ऊपर हो सके। पाकिस्तान का पट्ठा बिठा के रख दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। अगर इनके सहूलतकार जिद ना करते, अगर इन चीज़ों को पर्सनल ना लिया जाता, ज़ाती जिद और अना को सामने ना लाया जाता, तो जो नुकसान पाकिस्तान को गुज़िश्ता 7 माह के अंदर हुआ है उस नुकसान से पाकिस्तान बच सकता था और अब इलेक्शन के नतीजे में एक नई हुकूमत पाकिस्तान में बन चुकी होती। लेकिन क्योंकि मिशन इससे बहुत बड़ा था, उनके अपने कुछ मफादात होते हैं लोगों के, उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ा गया। आज दोबारा मईशत में मैं आपको बता देता हूं कि IMF ने मजीद जो शराइत है वो सख्त कर दी हैं इस हुकूमत के सामने। यानी नई शराइत रख दी है कि 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाओ और पेट्रोल पर सेल टैक्स भी लगाओ। यानी पेट्रोल पर तो लेवी कर दी है आपने, डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए, मगर डीजल के ऊपर भी इस लेवी को बढ़ाओ। अगर डीजल पे लेवी बढ़ेगी तो किसान को मार पड़ेगी, किसान को मार पड़ेगी। अभी मेन फसल वो अपनी बोने वाला है गंदम, या अभी वो सिलसिला चल रहा है, गंदम की बुवाई हो रही है, तो उसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा। और उसके बाद डीजल की लेवी बढ़ाने के बाद यानी हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर काम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है और इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। बिजली की कीमत हर चौथे दिन बढ़ती है। दोबारा से 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का नेपरा ने जो है वो एक समरी पेश की गई है। तो क्या अब दोबारा बिजली की कीमत बढ़ेगी? ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के पास नहीं है। अगर पहले इलेक्शन करवाते तो पाकिस्तान इस अजाब में ना आता, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाए और लोग इस हुकूमत को मान नहीं रहे, इस हुकूमत की बात को मान नहीं रहे, सरमायाकारी पाकिस्तान की आदी हो गई है, पेट्रोल की कीमतें 80% बढ़ गई हैं, आपकी बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, आपकी गैस की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई 3 गुना हो गई है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इलेक्शन की तरफ गए तो क्या गए? यानी नून लीग सबसे बड़ी लूजर है इस सारे खेल की। नून लीग जिन्होंने ये खेल खेला था, उन्हें लगा इमरान खान गैर मकबूल है, हम हुकूमत में आएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, NRO 2 मुकम्मल होगा, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी। सबसे बड़ी लूजर इसमें नून लीग बनती चली जा रही है। उनके जो मजबूत हब थे इमरान खान इस वक्त उनको छीन रहे हैं और वहां पे उनकी तहरीक चल रही है। तो नून लीग ने सबसे घाटे का सौदा किया है। पीपल्स पार्टी का भी सौदा घाटे का है, लेकिन सबसे जो नंबर 1 लूजर होगा ना इसका, मैं आपको बता दूं लूजर नंबर 1, 2, 3, 4 कौन होगा पॉलिटिकल पार्टीज में। यानी सबसे बड़ा लूजर तो पाकिस्तान के इदारे ही होंगे ना, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को फर्क पड़ता है ऐसे कामों के बाद। लेकिन नंबर 1 लूजर पॉलिटिकल पार्टीज में नून लीग है, जिसको इतना डेंट पड़ेगा। वो हुकूमत बनाने जा रहे थे अगली मरतबा, अब इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी लूजर जमात बनेगी वो MQM बनेगी। कराची के अंदर जो नया सर्वे आया ना, उसमें जनरल इलेक्शन के लिए इमरान खान के लिए नंबर 1 पार्टी PTI करार पाई है कराची में सर्वे के मुताबिक, और बल्दियाती इंतखाब के लिए दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी लोगों की चॉइस आई है। MQM चौथे और 5वें नंबर पे है, ना पहले पे, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, चौथे और 5वें नंबर पे MQM खड़ी है कराची के अंदर। ये हालत हो गई है MQM की। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ी लूजर नून लीग, दूसरे नंबर पे MQM, तीसरे नंबर पे मौलाना फजलुर रहमान की जमात। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने शेरानी साहब को खो दिया, जिससे बलूचिस्तान के अंदर उनकी ताकत तकरीबन खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अपने कीमती लोगों को खो दिया। मौलाना गुल नसीब उनमें से एक हैं, दीगर और बहुत सारे साथी हैं।
और उनकी जमात में ना सिर्फ दरारें पड़ी बल्कि वो कमजोर हुई और अब अगले इलेक्शन के लिए उनमें वो दमखम बाकी नहीं है मौलाना साहब में। तो जितनी सीटें वो पहले जीते थे और कह रहे थे, परेशान हो रहे थे कि इतनी कम क्यों जीता हूं, उससे भी कम होने जा रही हैं। नंबर 1 नून लीग, नंबर 2 MQM, नंबर 3 फजलुर रहमान, इन्होंने बहुत लूज किया है। और पीपल्स पार्टी डिपेंड करता है कि सिंध में इमरान खान कितना अंदर तक जाते हैं। अगर तो वो सिंध में घुसते हैं और मेहनत करते हैं तो सबसे बड़ी लूजर पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक, अब तक के जो अदाद शुमार है या ग्राउंड रियलिटीज है, उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी, ANP और ये सब चौथे नंबर पे है। तो PMLN ने इस खेल में बहुत कुछ लूज कर दिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।